नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। असम में अतिक्रमण पर महाभारत, कब्जा हटाने गई पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग और लाठीचार्ज में 2 की मौत। जी हाँ दोस्तों, असम के दरांग जिले में गुरुवार को कब्जा हटाने गई पुलिस की अतिक्रमणकारियों से झड़प हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिपाहीजार में हुई इस झड़प में 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। इस झड़प के वीडियो भी सामने आए हैं, इसमें भारी संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पहले लोगों ने पथराव शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती। कुछ पुलिसकर्मियां गोली चलाते भी नजर आए। एक शख्स लाठी लेकर पुलिसकर्मियों की ओर बढ़ता दिख रहा है। इसके बाद कई पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़ते हैं। बताया जा रहा है कि यहां सोमवार से तनाव का माहौल था। पुलिस के मुताबिक उनके भी 9 जवान घायल हुए हैं। दरांग जिले के एसपी सुशांत विश्वास शर्मा ने बताया कि अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन कार्रवाई का विरोध करते हुए पथराव शुरू कर दिया था, जिसमें 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना में 2 ग्रामीणों के भी घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि एसपी सुशांत विश्वास शर्मा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के सगे भाई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, बोले गाय गंगा और गड्ढे के मामले में है फेल। जी हां दोस्तों, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को फिर से योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार गाय गंगा और गड्ढे के मामले में फेल है। प्रदेश में अगले साल कई अन्य राज्यों के साथ फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अपने सहपाठी गौतम शर्मा के पिता की त्रयोदशी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महोबापुर से अखिलेश यादव ने कहा कि आम लोगों की बीजेपी से काफी नाराजगी है और इस वजह से सपा को 400 सीटें मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव की पार्टी समेत सभी क्षेत्रीय दलों को समाजवादी पार्टी के साथ लाने का काम करेगी। अखिलेश यादव ने चुनाव में बुंदेलखंड की सारी सीटें मिलने का दावा किया है। साथ ही कहा है कि बीजेपी सरकार ने योजनाओं के नाम बदलने का काम किया। इस सरकार में अपराध इतना हो गया कि एक आईपीएस तक भगोड़ा हो गया है। इस सरकार का प्रिय काम है बिना पानी का शौचालय बनाना। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इस सरकार में साधु संतों और बाबाओं की हत्याएं हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आ रहे हैं त्योहार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को देखते हुए कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर आगाह किया है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अब भी जारी है, भले ही रोजाना नए मामलों में कमी ही क्यों ना आ रही हो। ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए लोगों से बेवजह भीड़भाड़ न करने के लिए कहा गया है। वहीं दिव्यांग लोगों की कोरोना से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आगामी त्योहारों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन और 5% से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में भीड़भाड़ से बचना होगा। सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि दिव्यांग लोगों और चलने फिरने में असमर्थ लोगों को उनके घर पर ही कोविड-19 का टीका भी लगाया जाएगा। साथ ही कोरोना टीकाकरण अभियान के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि देश की करीब 66% आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान चीन की चाल हुई नाकाम, यूएन में तालिबान नहीं रख सकेगा अपनी बात। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में तालिबान को लेकर पाकिस्तान और चीन का प्लान फेल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबानी सरकार को महासभा में संबोधित पर कोई फैसला नहीं दिया। अगर यूएन के फोरम पर तालिबान को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है तो इसका सीधा यह मतलब निकाला जाता है कि तालिबान को पूरी दुनिया ने मान्यता दे दी है और पश्चिमी देश इस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तालिबान को यूएन जनरल असेंबली में शामिल कराने की बात पर पाकिस्तान और चीन की चाल नाकाम हो चुकी है। यूएन में अफगानिस्तान के राजनयिक मिशन पर अपदस्थ अशरफ गनी सरकार के प्रतिनिधि को ही मान्यता मिली हुई है। इतना ही नहीं, अफगान दूत ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सेशन में हिस्सा भी लिया था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अभी अफगान सरकार के प्रतिनिधि तब तक संयुक्त राष्ट्र में मिशन पर कब्जा किए रहेंगे जब तक परिचय पत्र देने वाली यूएन कमेटी इस पर फैसला नहीं ले लेती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिकेट में पाकिस्तान का बहिष्कार, बौखलाए इमरान खान ने अपने खिलाड़ियों से की यह मांग। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की ओर से पाकिस्तान का दौरा रद्द किए जाने के बाद इमरान खान का यह संदेश क्रिकेट जगत में अलग थलग पड़ चुका है। न्यूजीलैंड ने सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का ना खेलने का फैसला किया था। दोस्तों, न्यूजीलैंड की राह पर इंग्लैंड भी चल पड़ा और उसने अपनी महिला और पुरुष टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट के इस कदम के बाद
पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इमरान खान ने कप्तान बाबर आजम से शेर की तरह आगे रहकर टीम की अगुवाई करने की सलाह दी है। उन्होंने खिलाड़ियों से T20 वर्ल्ड कप में बदला लेने की मांग की है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान ने टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए बुधवार को पाकिस्तानी T20 विश्व कप टीम से मुलाकात की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान ने खिलाड़ियों से प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने और निडर क्रिकेट खेलने का आग्रह किया है। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक सुरक्षित देश है, आपको अपने प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी भी करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइंस जारी, सरकार का बड़ा फैसला, जो लोग सेंटर पर नहीं जा सकते उन्हें घर जाकर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 83 करोड़ के पार हो गया है। इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं है। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दोस्तों आदेश में कहा गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में असक्षम लोगों को टीका लगाना सुनिश्चित किया जाए। सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य इसके लिए खास इंतजाम करें। दोस्तों देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में लगभग 31,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच फेक वैक्सीन सर्टिफिकेट का खतरा, 10 गुना बड़ा काला बाजार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और दुनिया के देश अपने नागरिकों को जल्द से जल्द टीका लगवाने का आग्रह भी कर रहे हैं। कई देश अब वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं ताकि निगरानी की जा सके कि किसे टीका लगाया गया है और किसे अभी भी वैक्सीन शॉट लेने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों इसी बीच नकली वैक्सीन सर्टिफिकेट की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर कुख्यात काला बाजार अब अपनी पकड़ बना चुका है और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा देश वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं, फेक सर्टिफिकेट का बाजार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में नकली वैक्सीन सर्टिफिकेट का काला बाजार 10 गुना बढ़ गया है। दोस्तों वेबसाइट वियोन की रिपोर्ट के अनुसार एक सॉफ्टवेयर कंपनी चेक पॉइंट ने अपनी नकली कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए काले बाजार का निरीक्षण करने के लिए एक अध्ययन किया और पाया कि दुनिया भर के 29 देशों में यह तेजी से बढ़ता जा रहा है। इनमें से 9 प्रमुख देश नए हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पुर्तगाल, सिंगापुर, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इन देशों में सबसे ज्यादा नकली वैक्सीन सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी सरकार देने जा रही है गरीबों को बड़ी सौगात, 500 रुपए के स्टाम्प पर होगी घर की रजिस्ट्री। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार जल्द ही घरों और जमीन की खरीद से जुड़े एक जरूरी नियम में बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद मकान की खरीद पर 500 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री हुआ करेगी। दोस्तों इस नियम के लागू होने के बाद लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आवास विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उच्च अधिकारियों की सहमति बैठक में बन गई है। जल्दी यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। दैनिक हिंदुस्तान में छपी एक खबर के अनुसार राज्य सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए गए EWS मकानों की रजिस्ट्री 500 रुपए के स्टाम्प पर कराने की सुविधा दी जाए। इस सुविधा से गरीबों को मकान कम कीमत में मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 4 और रामायण सर्किट ट्रेन चलाएगी IRCTC, अयोध्या से रामेश्वर तक होंगे दर्शन। जी हां दोस्तों, राम भक्तों के लिए भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल दोस्तों राम भक्तों की मांगों को देखते हुए IRCTC ने 4 और रामायण सर्किट ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पहली रामायण सर्किट ट्रेन 7 नवंबर 2020 से चलाई जा रही है। इस ट्रेन की शेड्यूलिंग काफी पहले हो चुकी है। इस ट्रेन की बुकिंग फुल हो चुकी है और लगातार इस तरह की ट्रेन की मांग श्रद्धालुओं की तरफ से की जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर IRCTC ने फैसला लिया है कि इस ट्रेन के अलावा 4 और रामायण सर्किट ट्रेन चलाई जाए। पहले दौर के रामायण सर्किट ट्रेन के बाद अब 16 नवंबर को दूसरी ट्रेन, 25 नवंबर को तीसरी ट्रेन और 27 नवंबर को चौथी और 20 जनवरी से 5वीं ट्रेन चलाई जाएगी। दोस्तों रामायण सर्किट ट्रेन के जरिए भगवान राम से जुड़ी धार्मिक स्थलों से के दर्शन कराए जाएंगे। इस ट्रेन से 7,500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिन में पूरी होगी। ये ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी
होगी। ये ट्रेन यात्रियों को श्री राम से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। पूरी यात्रा में कुल 17 दिन लगेंगे। यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। अयोध्या से ये ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां जानकी जन्म स्थान और नेपाल स्थित राम जानकी मंदिर के दर्शन भी होंगे। ट्रेन का अगला पड़ाव भगवान शिव की नगरी काशी होगा, फिर चित्रकूट और वहां से नासिक पहुंचेगी। नासिक के बाद प्राचीन किष्किंधा नगरी हम्पी अगला पड़ाव होगा, जहां अंजनी पर्वत स्थित हनुमान जन्म स्थल के दर्शन कराए जाएंगे। इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव रामेश्वरम होगा। रामेश्वरम से चलकर यह ट्रेन 17वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी। इस यात्रा के लिए एसी फर्स्ट क्लास की बुकिंग 1,02,095 रुपए और सेकंड क्लास में 82,950 रुपए में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।